यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है लेसन 5। पेज नंबर है आपका 151। 151 पेज नंबर आप ओपन करेंगे। कविता है घर की याद। कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये आज मैं आपको बेटा रिवाइज करवा रही हूँ और जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें मैंने आपसे सुनना है लेसन, अपना प्रिपेयर रखें। उसमें आपका जो सुनना है मैंने उसमें काव्य सौंदर्य भी है, ठीक है। और आपको जो है भाषा संबंधी जो भी है, काव्य सौंदर्य में हमारा भाषा है, अलंकार है, रस है, तो इस टाइप से आपने कंप्लीट जो कविता है वो रिवाइज करनी है विद क्वेश्चन सर। तो जैसे हमारी कविता है, सबसे पहले हम थोड़ा सा भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में देख लेते हैं कि जो है वो क्या कहते हैं इस कविता में। उनके जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो तू। यानी कि हर दिन हमें कुछ नया न कुछ नया सीखना है। देखिए, कुछ लिख के सो तू, कुछ पढ़ के सो तू। भी जो हमारा आज का दिन है, हमने कुछ नया सीखा है, कुछ किया है, तो और जिस जगह जागा सवेरे, और सवेरे जाग कर भी और आगे बढ़। जो तूने कल किया था, मतलब रोज कुछ नया कर, जिससे जो है हमें ये रहे कि हाँ हमने कुछ किया है, कि रोज कुछ ना कुछ नया कर आगे बढ़। कवि का कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ नया करके जो है प्रतिदिन आगे बढ़। कविता देख, जीवन परिचय देखिए बेटा। जन्म भवानी प्रसाद जी का जन्म 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद में हुआ, मध्य प्रदेश में है बेटा ये। और इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिंगरिया नामक गांव में सन 1913 को। सतपुड़ा के घने जंगल इनकी रचना है। आपने कविता कभी पढ़ी हो, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे अनमने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे से ऊँघते अनमने जंगल, तो ये इनकी कविता है। सन्नाटा, गीत फरोस, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। तो उनकी जो ये है रचनाएं हैं, इनको प्रमुख सम्मान जो है कौन कौन से मिल चुके हैं? इनको प्रमुख सम्मान जो है साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्म श्री से इनको अलंकृत किया जा चुका है। मृत्यु सन 1985 में, इनकी मृत्यु जो है सन 1985 में। जन्म 1913, मृत्यु 1985। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों का सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। तो क्या कहते हैं कि जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, वो गांधीवाद में आस्था रखते थे, सत्य अहिंसा इस टाइप के जो उनके सिद्धांत थे, उनकी फिलोसफी थी गांधी जी की, तो उन्हीं में विश्वास था किसका? भवानी प्रसाद मिश्र जी का। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। तो कविता का गांधी नाम से कौन प्रसिद्ध है? भवानी प्रसाद मिश्र।
कि जो इनकी कविताएं हैं उनमें सहजता थी, जैसे चरखा चलता है, गांधी जी जो है तो चरखा जो धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार जो है इनकी कविता में भी सहजता है, इसलिए इन्हीं कविता का गांधी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत अक्षमता है। कि मिश्र जी की कविताओं में जो बोलचाल के शब्द हैं उनका ही प्रयोग है, ये नहीं है कि भाषा बहुत ज्यादा क्लिष्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जो इनकी जो कविता है उनमें बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करने से ही लयात्मकता आ जाती है। मिश्र जी की कविताओं में जो है वाक्य विन्यास ही जो है उनका कविता में बदल, वाक्य विन्यास से ही जो है शब्द कविता में बदल जाते हैं। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। लोक में संसार, यानी कि आम आदमी भी उनकी कविता को समझ सकता है, उसमें किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं, चाहे कितना ही मुश्किल विषय हो उसको बिल्कुल घरेलू बना देते हैं। आंगन का पौधा श्याम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिता की बजाय सहज जीवन के दुख सुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों से में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है। जो नई कविता के दौर के कवि हैं तो उनके लिए जो है उन पर जो है मिश्र जी ने कटाक्ष किया है और क्रोध भी है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। कि भाई वो उनके प्रति प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहते आज के जो दौर के कवि हैं, बल्कि कुछ सृजनात्मक कहते हैं कि तुम कुछ सृजनात्मक करो। जो आज के कवि हैं उनको संदेश देते हैं कि तुम कुछ सृजन करो, नया निर्माण करो। जो पुरातन है और जो आज की परिस्थितियों के अनुसार सही नहीं बैठता है उसको दूर करके तुम नई जो है नया सृजन करो, ये चाहते हैं नए कवियों से। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अहिंसा और सत्य की जो फिलोसफी थी गांधी जी की, वही इनका आदर्श है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर में विस्थापन की पीड़ा सालती है। सालती में बहुत पीड़ा देती है। देखिए, जब कवि जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में चले गए तो वह अपने परिवार के प्रति जो है अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं कि मेरे कारण जो है मेरा पूरा परिवार किस प्रकार दुखी है। कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। कि कवि की जो ये कविता लिख रहा है उसमें उनके परिवार का हर एक सदस्य जो है शामिल होता चला जाता है। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। जो सेंट्रल आइडिया है कविता का वो है कि घर की जो अवधारणा है उसको व्यक्त करना चाहते हैं, और जो अपना मर्म है इस कविता के बहाने जो है कवि कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि? बेटा कविता शुरू करते हैं हम। घर की याद। कवि जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में है और उसी समय जो है उसे घर की याद आ रही है। तो कहता है कवि कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। आज जो है बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। और कहता है कि यह पानी जो है यह रात भर गिरता रहा है, और जितना ये तेजी से गिर रहा है उतना ही जो है
रात भर जो है मेरा मन भी उतना ही विचलित होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। कवि क्या कहता है कि जितना तेजी से ये पानी बरस रहा है, उतनी तेजी से मैं घर की यादों से घिर रहा हूँ, कि मेरे मन में घर की यादें उतनी ही तेजी से घिर रही हैं, कि मेरे मेरे मन और प्राणों में घर की याद जो है उतनी ही तेजी से घिर रही है। मेरा मन घर की यादों से जितनी तेजी से ये पानी गिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कहता है कवि कि बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, और जितनी तेज बारिश हो रही है उतना ही जो मेरा घर है वो मेरी यादों में, मेरी आंखों में तैर रहा है। तो अगर हम देखें तो कौन से महीने में बारिश होती है? सावन के महीने में। तो यहाँ जो है सावन के महीने का जो है स्वाभाविक वर्णन किया है। और पानी गिर रहा है में यमक अलंकार है। तथा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है दो बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ यमक अनुप्रास अलंकार भी है। यहाँ पानी गिर रहा है के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। एक तो जो है पानी बारिश का गिर रहा है, दूसरा जो है जो कवि की यादें इस पानी से जुड़ रही हैं, कि पानी गिर रहा का अर्थ जो है यहाँ पर कवि की यादों से भी जोड़ा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर यमक और अनुप्रास अलंकार है। घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर है मीन्स परिपूर्ण था, जो मेरा घर था वो खुशियों से भरा हुआ था। पूर्ण मीन्स परिपूर्ण, भरा पूरा। तो कहता है कि जितना तेजी से यह पानी गिर रहा है उतना ही तेजी से मेरा घर मेरी नजरों में तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, जो मेरा घर है, अब मैं यहाँ जेल में हूँ, तो यह मेरा घर जो है मेरी नजरों से बहुत दूर है। घर खुशी का पूर है जो, जो मेरा घर है वो खुशियों खुशियों से परिपूर्ण हुआ करता था। घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। तो क्या कहता है कवि? घर में चार भाई, कि मेरे घर में जो है चार, मेरे अलावा कितने भाई हैं? चार भाई हैं मेरे। और बहन जो है अपने ससुराल से मायके आई हुई है, मेरे पिता के घर आई हुई है। तो लेकिन जो मेरा घर हुआ करता था वो खुशियों से परिपूर्ण हुआ करता था, भरा हुआ था, वो आज अत्यधिक दुख के कारण भर गया है। आज जो मेरा घर खुशियों का से परिपूर्ण था वो आज अत्यधिक दुख के कारण भरा हुआ है। दुख इस बात का है क्योंकि कवि जेल में बंद है और उसके कारण उसके सभी परिवारजन, माता पिता, भाई बहन सब दुखी हैं। तो कहता है कि मेरे कारण जो मेरा खुशियों का घर था वो बहुत दुखों का घर बन गया है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने। तो क्या कहता है कवि कि मेरा जो घर है उसमें हम एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे, इतना प्रेम प्यार करते हैं कि वे मेरे कारण दुखी हैं। अब मैं उनके पास नहीं हूँ तो मेरे चारों बहन और चारों भाई बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से के बिना रह ही नहीं सकते थे। हम एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करते थे। कहता है कवि कि हम चार भाई चारों बहनें मेरे कारण वहां न होने के कारण बहुत दुखी हैं, और जो मेरे भाई हैं वे मेरी भुजाओं के समान है, अर्थात मेरी शक्ति है, और जो मेरा प्यार है वो मेरी बहनें हैं। कहता है कि जो मेरे भाई और मेरी बहनें हैं, मेरी जो सारी शक्ति है, मेरा जो विश्वास है वो कौन है? मेरे भाई हैं, और मेरा प्यार मेरी बहनें हैं। तो कवि कितने भाई बहन हैं? कवि जो की चार बहनें हैं और चार भाई हैं।
और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में रख लिया तो दुख नहीं फिर क्या कहता है अभी, और जो मेरी माँ है वो अनपढ़ है और दुख में वह गढ़ी, और मेरे जेल में बंद होने के कारण वह बहुत दुखी है। यहाँ पर बेटा हम देखेंगे तो कौन सी बोली है, खड़ी बोली है, ठीक है। और अगर देखें क्या है कि एक संयुक्त परिवार दिखाया गया है जो आजकल नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अब तक क्या है, खड़ी बोली है, और कहीं कहीं पर जैसे प्रश्न शैली का भी प्रयोग किया गया है। माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो नहीं, तो मेरी माँ, यदि मुझे किसी प्रकार का दुख होता, मैं अपनी माँ की गोद में सिर रख लेता था और फिर जो दुख है मेरा वो बहुत दूर चला जाता था। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होता था। लेकिन अब जेल में तो मेरे पास मेरी माँ भी नहीं है जिसकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाऊं और मेरा सारा दुख जो है समाप्त हो जाए। तो कवि कहता है कि मेरी माँ से भी मुझे इतना प्यार मिला है, अगर मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ होती तो मैं उनकी गोद से रख कर बैठ जाता था, लेट जाता था और मेरा सारा दुख दूर हो जाता था। तो बेटा खगोली लिखेंगे आप, और भाषा सहज और सरल है क्योंकि आसानी से आपको कविता समझ आ रही है। माँ की जिसकी स्नेह धारा में, यहाँ करुण रस भी आप कह सकते हैं क्योंकि जो कवि है वो बहुत दुखी है। हर एक जो पैसेज है बेटा उसमें कई बार जो रस है वो बदल जाता है, जरूरी नहीं कि पूरी कविता में आपको एक ही रस मिले। आपने 10th क्लास में रस पढ़े हैं ना अच्छे से, तो उनमें से ही आपने देखना है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो कहता है कि माँ का जो प्यार है, प्यार मुझे यहाँ भी महसूस हो रहा है, यहाँ तक उसका प्रसार है, फैला हुआ है। पसारा मीन्स फैला हुआ है कि मेरी माँ का जो प्यार है वो मुझे यहाँ भी अनुभव हो रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, कि मेरी माँ को जो है लिखना नहीं आता जो कि वह मुझे पत्र लिख सकती और मैं उसके पत्र पढ़ सकता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक अक्षर भी नहीं व्यापा, और जो मेरे पिताजी हैं वो जो है आज भी बहुत शक्तिशाली हैं। बेशक उनकी उम्र हो गई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो आज भी बहुत जो है मजबूत है, शक्तिशाली हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। बुढ़ापा जो है उनको उनके पास अभी फटका भी नहीं है। ऐसा लगता है कि उम्र होने के बाद भी उनको बुढ़ापा छू नहीं पाया है। व्यापा मीन्स फैला हुआ, एक अक्षर भी नहीं उनके पास। व्यापा होता है फैला हुआ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक अक्षर भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, कि यदि वो दौड़ लगाए अभी भी तो जो है वो अभी भी जो है आज की युवा पीढ़ी वालों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। कहने का जो कवि का अभिप्राय है कि यदि आज भी मेरे पिताजी दौड़ लगाएं तो, और अभी जो यदि वो खिलखिलाकर हंसे, मौत के आगे न हिचके, अभी भी जो है मेरे पिताजी खिलखिलाकर हंसते हैं और अभी भी जो है दौड़ लगाते हैं। इसी कारण जो है वो अपने शरीर को बहुत अच्छा मेंटेन उन्होंने कर रखा है, और उम्र होने के बाद भी बुढ़ापा जो है उनके पास नहीं फटक पाया है। तो यहाँ जब वो अपने पिताजी का वर्णन कर रहे हैं तो बेटा हम कह सकते हैं यहाँ वीर रस का भी प्रयोग है, क्योंकि उनके इनके बारे में बताए हैं, उनकी वीर के बारे में। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। झंझा क्या होता है, तूफान। तो कहता है कि वे इतने मतलब इंटरनली स्ट्रॉन्ग है, आंतरिक रूप से
वो किसी से नहीं डरते, वे मौत से भी नहीं हिचकते, हर जो मुश्किल काम है वो आसानी से कर जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यह जोखिम भरा काम है, इससे जो है कोई जो है अनहोनी भी हो सकती है, वो इस प्रकार से नहीं सोचते, मौत से भी नहीं डरते। शेर के आगे न बिचके, वो कहता है अगर शेर भी दहाड़ता हो तो वह शेर के दहाड़ से भी नहीं डरते, इतने साहसी हैं वे कि शेर के आगे आने पर भी वे नहीं डरते। बोल में बादल गरजता, और जब बोलते हैं वो तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहा हो, यानी कि जैसे बादल आवाज करता है बहुत तेज, तो आज भी उनकी जो आवाज है उसमें जो है बादल जैसी गरजना है। काम में जंजाल अरजता, तो कहता है जब वो काम करते हैं तो ऐसे तूफान की तरह करते हैं, बहुत तेज गति से करते हैं कि जैसे तूफान आ गया हो, बहुत स्पीडली वो काम करते हैं। झंझा होता है तूफान और लरजना होता है कांपना, जैसे तूफान आने पर हर चीज मतलब इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब मेरे पिताजी काम करते हैं तो वो बहुत तेज गति से करते हैं, जैसे तूफान आ गया हो, यानी कि घंटों का काम मिनटों में निपटा देते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा अभी भी की जो आवृत्ति है तो उसके कारण जो है अनुप्रास अलंकार है। देखिए जो अभी भी, जो अभी भी, तो इसके कारण कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार है। और वीर रस का प्रयोग है। और बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रसता, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है दोनों में। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रसता, तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ पर उपमा अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा सरल और सहज है। आगे देखिए, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। तो कहता है आज जो है गीता का पाठ करके, मेरे जो पिताजी हैं वो गीता पढ़ते हैं, गीता का पाठ करते हैं दंड 260 करके, और जो 260 वो दंड बैठक लगाते हैं प्रतिदिन, खूब मुगदर हिला हिलाकर। और कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो व्यायाम करते हैं। मुगदर क्या होता है? एक बहुत भारी जो है लकड़ी का यंत्र होता है व्यायाम करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, एक्सरसाइज करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं गीता का पाठ करते हैं, फिर 260 दंड बैठक लगाते हैं, और फिर मुगदर व्यायाम करने का जो उपकरण है उसको मिलाते हैं, और मूठ उसकी मिला लेकर। और कहते हैं कि जब दोनों हाथों से हिलाकर और उसकी मूठों को मिलाकर जो है वे एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, तो कहते हैं जब मेरे पिताजी ये अपना व्यायाम का काम समाप्त करके नीचे आए होंगे तो उनके जो है आंखों में पानी आ गया होगा। हाय पानी गिर रहा है, हर नजर में तिर रहा है। तो क्यों पानी आ गया होगा? क्योंकि जो कवि है वो जेल में बंद है, इसी कारण जो है उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। अपने पांचवें बेटे को घर में न देखकर जो है कवि को भवानी प्रसाद मिश्र की याद आई होगी। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तो कवि कहता है कि हाय ये जो बारिश है बहुत तेज हो रही है, और मेरी आंखों में मेरे घर की यादें, मेरा घर जो है आ रहा है। चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। तो कहता है कि मेरे चार भाई हैं और चार बहनें हैं, और मेरे जो भाई हैं वे मेरी भुजाओं के समान है, मेरी शक्ति है वे, और मेरा जो प्यार है वो मेरी बहनें हैं। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। तो अब देखिए सबसे पहले जो कवि है वो अपने भाई बहनों के बारे में बताता है, फिर वो अपनी
माँ के बारे में बताता है, फिर अपने पिताजी के बारे में बताता है। अब फिर वो कहता है कि जो मेरे पिताजी हैं, वो जो मेरी बहनें हैं, मेरा प्यार है, मेरे भाई हैं जो, वो मेरी भुजाएं हैं, मेरी शक्ति हैं। खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। तो कहता है या चाहे वो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, लेकिन उनकी नजर में मैं ही तैर रहा हूँगा कि उनकी जो मेरी जो कमी है वो उनको खल रही होगी कि हमारा भाई जो है हमारे पास नहीं है। खेलते हुए भी उनको मेरी याद आती होगी, और जब वो खड़े होंगे तब भी उनको मेरी याद आती होगी। कवि ये कहना चाहता है कि जो मेरे भाई हैं वो मेरी कमी महसूस कर रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक अक्षर भी नहीं व्यापा, जो मेरे पिताजी हैं उनको जो है बुढ़ापा अभी तक नहीं छू पाया है, यानी कि उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो बूढ़े नहीं लगते हैं। रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, कि जब वो अपने चारों बेटों को देखते हैं और पांचवा जेल में बंद है, तो कवि जो है अपने पांचवे, तो कवि के जो पिताजी हैं वो कवि के को याद करके रो पड़े होंगे। पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा। तो कवि क्या है कि जो पांचवा बेटा हूँ वो बहुत अभागा हूँ, कि मेरे कारण अभाग्यशाली हूँ, कि जो मेरे कारण है वो मेरा पूरा जो परिवार है वो दुखी है। तो कहता है कि पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, कि मैं पांचवा जो बेटा हूँ वो बहुत अभाग्यशाली हूँ, कि मेरे कारण जो है मेरा परिवार बहुत दुखी है, और पिताजी को मैं सबसे प्यारा हूँ, और पिताजी मुझे सोने पर सुहागा कहा करते थे। सोने पर सुहागा मुहावरे का प्रयोग है। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। तो कहता है कि जो मेरे पिताजी हैं वे मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और प्यार के कारण वे मेरे प्यार में हमेशा सबसे ज्यादा मुझे जो है वे प्यार करते हैं, और इसलिए मुझे कहते थे कि यह पांचवा जो मेरा बेटा भवानी है यह तो सोने पर सुहागा है। सोने पर सुहागा मुहावरे का प्रयोग है। नेक्स्ट देखिए, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे मीन्स तुच्छ। जो सोने जैसे उनके बेटे हैं वे उनको बहुत तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि जो वे सोना है तो मैं उन पर सुहागा था। अगर उनके चार बेटे सोने हैं, सोना थे, तो मैं उन पर सुहागा था, लेकिन आज मैं अभागा जो है यहाँ पर बंधा बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। तो कहता है कि माँ ने कहा होगा तो कितना दुख उसे लगा होगा, जब माँ ने ये बात कही होगी तो उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। जब वे मेरे कारण, मुझ पांचवे के कारण, वहां न होने के कारण दुखी थे, तब माँ ने उन्हें सांत्वना दी होगी मेरे पिता को कि दुख आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी, कि आप आंखों में पानी क्यों लाते हो भवानी को याद करके। तो यहाँ भवानी किसका प्रतीक है? भवानी प्रसाद मिश्र का। तो यहाँ पर जो है कवि ये कहना चाहता है कि मेरी माँ ने फिर सांत्वना दी होगी मेरे पिताजी को कि आंखों में पानी मत लाइए, वहां जेल में भी जो है भवानी अच्छा होगा। आगे है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक नहीं है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक होती है परंपरा, जैसे तुम जो है महत्व देते थे। तो यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र की जो माँ है वो उनके पिताजी को समझा रही है कि वह तुम्हारा मन रखने के लिए ही जेल में गया है, और अपनापन समझकर और अपना कर्तव्य समझकर वह जेल में गया है। गया है सो ठीक ही, यह तुम्हारी लीक ही है।
कि यदि वो जेल न जाता तो फिर जो है तुम्हारी जो परंपरा है आज तक रही है, देश प्रति समर्पण की तुम्हारी भावना है तुम्हारे उसकी, तो परंपरा जो है नहीं रह पाती। इसलिए वह तुम्हारी परंपरा को कायम रखने के लिए जेल में गया है। अपनी देशभक्ति जो हमारा जो परिवार है वो देश से जुड़ा हुआ है, देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, तो अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए ही वह गया है। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, यदि वो यह काम नहीं करता, वहां नहीं जाता, देश के प्रति समर्पण भाव नहीं रखता, तो वह मेरी कोख को लजाता। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इस तरह आप मन मैला मत करो, इस आपको देखकर और बच्चे भी रो पड़ेंगे, वे सभी भवानी को याद करेंगे और रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा दुख, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, तो पिताजी ने कहा होगा और उन्हें कितना दुख हुआ होगा मेरे वहां न होने के कारण। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। धीर मीन्स धैर्य। मैं कहाँ धैर्य खो रहा हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कि हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन। तो जो कवि है वो कौन से महीने का वर्णन कर रहा है बेटा? सावन के महीने का, जिसमें बहुत अधिक बारिश होती है। तो हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वेन बरसे, पांच वे को वेन तरसे। कि हे मेरे सजीले हरे सावन, हे मेरे जो मैंने आज तक भी पुण्य किए हैं उनका जो फल है वो मेरे पिताजी को ही दे दो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कि तुम चाहे कितना भी बरस लो, चाहे मुझे कितना ही कष्ट हो, क्योंकि तुम जितना बरस रहे हो उतना ही मुझे अपना घर याद आ रहा है। लेकिन मेरे पिताजी की आंखों से पानी न बरसे। तुम चाहे कितने भी बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों से पानी न बरसे। हे पांचवे को वे न तरसे, और अपने पांचवे बेटे के लिए वो न तरसे, पांचवे बेटे की उन्हें याद न आए और मेरे कारण वे दुखी ना हो। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। मैं तो मजे में हूँ, यहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। घर नहीं हूँ बस यही है, बस यही समस्या है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, बाकी मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उनको ये बताना हरे सावन कि मैं अब भी अपना जो कविता लिखने का जो काम है वो जारी रखे हुए हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। तो कहता है कि काम भी करता हूँ, उन्हें यह बताना, ना और उनका नाम भी रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और सब जो लोग हैं समाज भी यही कहना चाहता है कि अपने देश के लिए, देश हित के लिए भवानी गया है, इसलिए तुम इस बात पर शोक मत करो। और कहना, मस्त हूँ मैं कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कहता है उन्हें, हे हरे सावन, उन्हें जाकर ये संदेशा देना कि मैं मस्ती में हूँ, मस्त हूँ और सूत काटने में व्यस्त हूँ। यहाँ जो जेल में है मैं चरखा चलाता हूँ और मेरा जो वजन है वो 70 किलो हो गया है और मैं ढेर सारा भोजन खाता हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, कि मैं खेलता कूदता हूँ यहाँ आराम से और दुख का भी डटकर सामना करता हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। और कहना, मस्त हूँ मैं यो न कहना अस्त हूँ मैं, और उन्हें जाकर ये बताना कि मैं मस्त हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और मैं जरा सा भी दुखी नहीं हूँ।
हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा है वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। तो कहता है कि हे हरे सावन, हे हरे सजीले सावन, तुम मेरे माता पिता को जाकर यहाँ की वास्तविकता मत बताना कि मैं बहुत दुखी हूँ उनके पास न होने के कारण। मुझसे यहाँ किस प्रकार काम करवाया जाता है, मुझे जेल में किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, ये तुम जाकर मेरे परिजनों को सच्चाई मत बताना। नहीं, यह मत कहना कि मैं बहुत देर रात तक जागता हूँ और आज वे आम आदमी से दूर भागता हूँ। मैं चुपचाप रहता हूँ, मैं किसी से बोलना भी पसंद नहीं करता। खुद न समझू कौन हूँ मैं, मुझे स्वयं ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन हूँ। मैं इतना दुखी हूँ वास्तव में तो, लेकिन मेरे घर वालों के सामने तुम ये मत कहना। हे सावन, तुम पुण्य कार्य में लीन हो, भाई पुण्य का कार्य कर रहे हो, धरती पर बरसकर धरती को प्रसन्न करो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बहने दो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बेन बरसे पांचवे को बेन तरसे। तो हे सजीले हरे सावन, वे मेरे कारण न तरसे और उनको मेरे कारण किसी प्रकार का दुख न हो। तो आज का जो लेक्चर है बेटा, यही कविता है हमारी कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है ये कंप्लीट करके लाएंगे, मैंने आपसे सुनना है। ओके।